नमस्कार। आप सभी का सॉफ्ट कवर के इस अंक में स्वागत है। आज मैं लेखिका रचना बिष्ट के साथ रचना बिष्ट को अगर हम सेना का किस्सा गो कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी अधिकतर किताबें सेना, कारगिल युद्ध, 1965 के युद्ध से जुड़ी हुई हैं। और अभी फिलहाल उनकी एक किताब जिसका आज हम सॉफ्ट कवर करने जा रहे हैं वो है कुछ अनसुनी फौजी कहानियां। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि सेना, फौजी, उनके अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। भूत की कहानियां, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी। रचना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सॉफ्ट कवर में। so much. Thank you, पूजा। बहुत ही एक्साइटेड कहानियां हैं, और मुझे तो कई कहानियां, जितना मैं आपको जान पाई हूं और जितना मैं आपको पढ़ती रही हूं, मुझे कई कहानियां तो ऐसी लगी कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं क्या, और स्वीकृतियां भी हैं उसमें। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा महीना चल रहा है मई से जुलाई तक का, वो हम भारतीयों के लिए तो हमेशा से बहुत खास रहा है। आपने कारगिल पे भी कई किताबें लिखी हैं। हम वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि कहानियां तो फौजियों की ही हैं। तो एक कारगिल युद्ध से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा हमारा ये 2 महीना जो है वो हमारे लिए पिछले 22 सालों से बहुत ही हम देशवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उस समय कारगिल युद्ध जीता था। तो शुरुआत करते हैं कारगिल युद्ध से, और फिर हम आपकी इस किताब के बारे में बात करते चलेंगे। कारगिल के बारे में आप बताएं कि कोई ऐसी कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, और आपने तो बहुत अंदर तक जिया है कारगिल को। हाँ, कारगिल मैंने एज अ रिपोर्टर भी देखा है पूजा, क्योंकि मैं उस टाइम इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करती थी जब कारगिल का युद्ध हुआ था। और मैं अहमदाबाद में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, नई नई शादी हुई थी, और मेरे भाई कारगिल की लड़ाई में शामिल थे। मेरा जो छोटा भाई था वो लड़ रहा था वहाँ, 5 पैरा उनकी यूनिट थी, वो लोग लड़ाई के बीच में थे। और मेरे हस्बैंड 3 इंजीनियर्स के हैं। तो उस टाइम जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो फोर्सेस थी उनको भी बॉर्डर पे भेज दिया गया था, और ऐसा सुनने में आया था कि शायद इंडिया यहाँ से अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि कारगिल के उसमें बहुत डेथ रेट्स बहुत ज्यादा जा रहे थे। पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जवानों को लड़ना पड़ रहा था, तो काफी जाने जा रही थी। तो ऐसा भी एक बीच में टाइम आया था। तो मेरे हस्बैंड की यूनिट और कई सारी यूनिट्स वहां से वो भी बॉर्डर पे चले गए थे। तो इन अ वे मुझे लग रहा था कि दोनों ही, जो 2 लोग मुझे सबसे प्रिय हैं जीवन में, वो दोनों ही लड़ाई में हैं। और कई बॉडीज आती थी, उनके हम फ्यूनरल्स कवर करते थे गुजरात में। तो यस, लाइक यू सेइंग कि वो मैंने जी है, वो टाइम मैंने जिया है, कारगिल के टाइम का डिफिकल्ट टाइम। लेकिन इस किताब में जो आपकी कुछ अनसुनी कहानियां हैं फौजी की, मैं जब पढ़ रही थी इसमें कारगिल युद्ध का मुझे बहुत कुछ तो नहीं मिला। लेकिन क्या सचमुच आप बताएं मुझे, ये सच्ची कहानियां हैं जो आपने लिखी हैं? अगर हैं तो मुझे लगता है। नहीं, इंसोम्निया में पूजा कहानियां, उसमें कुछ सच है, कुछ कहानियों में कुछ ज्यादा सच है, और काफी सारा क्रिएटिव लाइसेंस भी है। तो वो फिक्शन है, उसको उसी नजर से पढ़ना चाहिए। उसमें ऑफ कोर्स ज्यादातर कहानियां कुछ सच पे बेस्ड हैं, और अभी हम बात करेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर कहानियों में कौन सा पार्ट उसका सच है वो भी बता पाऊंगी ज्यादा डिटेल में। और इसमें कारगिल का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले मैंने कारगिल लिखी थी। अच्छा। और वो बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग किताब थी, क्योंकि उसमें कई सारे यंग हीरोज लड़ने गए थे जिनकी कहानियां मैंने लिखी थी, जिनके पेरेंट्स या फैमिलीज से मैं मिली थी। तो उसके बाद में मैंने अपनी एडिटर से कहा था कि मैं अब कोई ऐसी सैड किताब नहीं लिखना चाहती हूँ। तो कोविड का भी टाइम था वो, तो उस टाइम पे ये मैंने अपने घर में लिखी थी बैठ करके, जब हम किसी से भी मिलने नहीं जा रहे थे, और बहुत पुराने ब्लॉग्स थे, पुरानी कहानियां थी, उनको रिवर्क करके लिखी थी। तो इसमें कारगिल का जिक्र नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सच बताऊं, एक एक कहानी जो मुझे बहुत टच हुई वो थी साथी।
जो एक सियाचिन के उन पहाड़ियों में जहाँ पे आपको सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, उसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध को तो हमने बहुत देखा। वहां सेना के जवान किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, खून के प्यासे होते हैं। लेकिन साथ ही में आपने बताया कि दो इंसान कैसे होते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि ये क्या मतलब। मुझे पढ़ते हुए लगा कि कहाँ माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हैं और कितनी दूरी से बात कर रहे हैं कि भाई माधुरी दीक्षित नहीं मांग रहा हूँ, सानिया मिर्जा लौटाने की बात नहीं करूंगा। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारी जो सेना की बातें वो हल्की फुल्की तो हमारे लोगों के बीच में आना चाहिए कि कैसा जीवन होता है सेना का। और जब खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूर दूर तक से पहाड़ पहाड़ और बर्फ हो, उसमें ये दो सैनिकों की जो बातें हैं वो बहुत ही मार्मिक है। उसके बारे में, हमारे सैनिकों के जीवन के बारे में कुछ बताएं। तो पूजा, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सच वाला पार्ट कितना था। तो ये कहानी का आइडिया वहां से आया कि मेरे भाई वो पैराट्रूपर हैं और वो सियाचिन पे रहे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सियाचिन पे एक पोस्ट उनकी ऐसी थी जहां पर कि पाकिस्तान की पोस्ट पे जो सेंट्री था उसको वो देख पाते थे, और अकेला सेंट्री ड्यूटी पे होता था, दूसरे साइड दुश्मन का सेंट्री होता था, और अगर वो चिल्ला के बात करें तो एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। और वो एक दूसरे को साथी साथी करके एड्रेस करते थे, क्योंकि सियाचिन की जो ऊंचाई है वहां पर आपका दुश्मन भारत या पाकिस्तान नहीं होता, आपका दुश्मन होता है वेदर। इतना खराब मौसम होता है जहां आप सांस नहीं ले सकते, जहां आप चल नहीं सकते। वहां पर ये दो अकेले जवान अपने घर परिवार से मीलों दूर, जो कोई कंपनी नहीं है उनके पास, चारों तरफ बर्फ है, उसने मुझे ये बताया था कि ऐसा होता है और हम लोग चिल्ला के एक दूसरे को कभी कभी कुछ बोल देते हैं। तो मैंने खाली ये सोचा कि अगर ये थोड़ा और पास होते, कि इनकी कॉन्वर्सेशन हो पाती इन दोनों के बीच में, तो कैसा होता। तो इस तरह से साथी का मुझे आइडिया आया, और फिर वो कहानी बनी कि ये दो सिपाही थे जो कि अपनी अपनी सेनाओं पे ड्यूटी दे रहे थे सियाचिन ग्लेशियर पे, और एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं था उनके पास बात करने के लिए। तो वो फिर एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। वो साथी की कहानी थी। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे उसमें ये लगा कि जब सियाचिन का आपने वो पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें एक जगह पे आप लिखती हैं कि वो कैसे रो रहा था जब बर्फ का तूफान आता है और उसमें वो जब दब जाता है। तो पाकिस्तान वाले की साइड को आपने जो जिया है, पता नहीं वो कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच ऐसा होता होगा, लेकिन इंसान है तो मुझे लगता है कि ऐसा होता ही होगा। एक कहानी और मुझे बहुत डरा गई, या ये कहें कि मुझे सोचने पे मजबूर किया, जो आपने वो बच्ची की लैंसडाउन वाली कहानी लिखी है। क्या सचमुच सेना में भी ऐसा होता है कि आत्मा आ गई, जैसे वो सारा, सिस्टर सारा जो है वो उनके पास वो सरदार आ जाता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लड़की वाली कहानी तो मैं मान सकती हूँ कि वो नर्स को, बच्ची को कुछ दिखता है ना, वो आपके इल्यूजन्स हो सकते हैं और आम जीवन में भी होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो जो सारा वाला पोर्शन था ना कि 11:10:50 पे वो घड़ी रुक जाती है, 11:50 पे घड़ी रुक जाती है, वो क्या ऐसा कभी सुनने में आपके इर्द गिर्द आया होगा? सुनने में तो कई बार आया है पूजा, पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं एथीस्ट हूँ। मैं भगवान पर भी विश्वास नहीं है मेरा, और भूतों पर भी नहीं है। तो ये कहानी तो ज्यादातर काल्पनिक है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी फॉर मी टू टेल। पर ये मैंने किससे सुने थे कि लैंसडाउन, मैं लैंसडाउन की ही रहने वाली हूँ। मेरे अच्छा, नाना दादा वो सब लैंसडाउन के ही हैं, तो हम लोग बचपन से लैंसडाउन जाते हैं। बहुत और खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जगह है, और लैंसडाउन में ब्रिटिश टाइम के बंगलोज हैं। और ज्यादातर आर्मी कैंट्स में बहुत भूतों की कहानियां होती हैं, क्योंकि लोनली होते हैं, और हिल जो कैंटोनमेंट्स होते हैं उसमें तो फॉर श्योर लैंसडाउन के अंदर ही इतनी सारी भूतों की कहानियां हैं। वहां पर एक सबसे फेमस कहानी है कि एक सरकटा अंग्रेज घोड़े पे आता है, और अगर कोई सेंट्री सो रहा होता है तो उसको वो उठा देता है रात को। ये कहानी है। फिर लैंसडाउन में जो गढ़वाल राइफल्स का मेस है उसमें एक रॉबर्ट्स करके एक गेस्ट रूम है, जिसमें बोला जाता है कि एक अंग्रेज अखबार पढ़ता हुआ दिखाई देता है लोगों को।
तो अच्छा। ऐसी कई कहानियां हैं लैंसडाउन में। और ये कहानी जो नर्स वाला पार्ट था, ये भी मुझे किसी ने बताया था। एक डॉक्टर मेरी फ्रेंड थी जो कि लैंसडाउन में पोस्टेड थी, जब वो शुरू शुरू में आर्मी में डॉक्टर एज अ डॉक्टर ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ एक नर्स थी जो कहती थी कि उसको पता चल जाता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट होने वाला है या कोई बहुत खतरनाक पेशेंट आने वाला है, तो वो पहले से ही उसको पता चल जाता है। तो ये मैंने कहानी सुनी हुई थी। फिर लैंसडाउन और जेरी खाल के बीच में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक ट्रक आर्मी का नीचे गिरा था और बहुत लोग मरे थे उसमें। तो ये दोनों कहानियां मेरे दिमाग में थी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो वो दोनों मिल करके एक काल्पनिक कहानी है। वो इट डिड नॉट हैपन, वो सच नहीं है। मतलब मैं तो उसको पढ़ने के बाद, मैं रात में पढ़ रही थी, मैं सच बताऊं, ऑफिस के काम के बाद हम पढ़ते हैं। मतलब बहुत देर तक मैं सोचती रही कि क्या सचमुच ऐसा होता होगा। जी एक जी। कहानी और है आपकी इस किताब में जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई, वो थी गुरुजी। हम्म। गुरुजी वाले में बस एक सवाल मेरा है कि वो बच्चा क्या आर्मी से रिलेटेड ही किसी का, मुरली जो है वो किसी आर्मी वाले का या सेंट्री का या किसी का बच्चा रहता है, या वो नॉर्मल किसी फैमिली का बच्चा वहां पढ़ने जाता है नैथानी जी के पास? अच्छा, तो मैं इसका भी बताती हूँ। नेथानी जी एक्चुअली जेरी खाल लैंसडाउन के पास में ही एक और अच्छा, ये गांव दूसरी है, कहानी भी आपकी वहीं की है मतलब? हाँ। वहीं की है ये। और मेरे हस्बैंड जेरी खाल में पढ़ के बड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी स्कूलिंग वहां से करी है। तो ओके। छोटा सा स्कूल था जेरी खाल में, और इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी बच्चों को। तो मेरे हाँ। हस्बैंड अभी भी बोलते हैं कि हमने तो इंग्लिश बोलनी बाद में सीखी, तब तो हम्म। हमें आती नहीं थी। और अंग्रेजों के जमाने का इन्फ्लुएंस चल रहा था, तो नेथानी जी बहुत ही एक जाने माने टीचर हैं, वहां पर थे अच्छा, मतलब। मतलब दिस इज अ रियल न्यू स्टोरी? या पार्ट ऑफ इट इज रियल। तो वो ये वाला था कि नेथानी जी बहुत नाराज होते थे, और ये लोग, क्योंकि जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उनको अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी, तो वो उनको डांट लगाते थे कि तुम अंग्रेजों की बराबरी कर ही नहीं सकते, वो तो अपना हर काम बैठ के करते हैं इंक्लूडिंग शिटिंग। तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या समझोगे कि अंग्रेजों की बराबरी तुम क्या करोगे, ऐसे करके। तो वो वहां से इट वाज बॉर्न। और फिर कुछ कुछ वहां के किस्से थे और कुछ काल्पनिक है, बट वो भी स्टोरी में कुछ सम ट्रुथ इज देयर। नहीं, आप तो मतलब सेना के बीच में रह रही हैं, और मुझे तो बहुत सारी कहानियां ना, एक आगरा वाली कहानी है जिसमें वो मयंक शर्मा और मयांका शर्मा हो जाते हैं, और उसमें जो वो लेडी उसे उन उन दोनों को मारती है। मुझे लगता है वो सच कहानी है, क्योंकि मुझे भी एक आपके ही जानकार होंगे वो, जो कारगिल युद्ध के भी हीरो थे। शायद उनको आपने उसमें कोट किया है, तो क्या ये रियल नाम भी लिख सकते हैं? उन लोगों ने कुछ कहा नहीं इसके लिए कि वो मयांका शर्मा जो उन्हें मारती है? हाँ। मयंका शर्मा मेरी क्लासमेट है एक कॉलेज की, और उसने आर्मी ज्वाइन करी थी। तो मैंने ये कहानी लिखने से पहले उसको पूछा था कि मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन ले सकती हूँ। कहानी उसकी नहीं है, पर हाँ। वो बहुत कॉलेज के टाइम से ही बहुत जोश टाइप की लड़की थी, और मुझे था कि अगर उसके साथ कभी ऐसा होगा तो वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो ओके। कहानी उसके साथ नहीं हुई थी, बट शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विमेन टू ज्वाइन द आर्मी। तो उसने आर्मी ज्वाइन करी थी, और वो आपके ग्रुप में या ऐसे? मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। और ओके। वो ऐसी दुबली पतली गोरी सुंदर एक चोटी बनाने वाली लड़की थी, पर अंदर से वो बहुत दम था उसमें। और जो कहा, जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि वो एक यंग ऑफिसर पीटता है दो जो उसको रैगिंग करने आते हैं, वो असली में एक किसी और ऑफिसर को मैं जानती हूँ जो कि अपनी यूनिट ज्वाइन करने आए थे। और आर्मी में ये बहुत होता है कि कोई नया ऑफिसर आता है तो उसके साथ कुछ बदमाशी करते हैं यूनिट वाले। तो उसको उन्होंने ऐसा किया था कि यूनिट के दो ऑफिसर्स रात के टाइम में उसके लिए गाड़ी नहीं भेजी, और वो जब रिक्शे से आ रहा था तो वो चाकू लेकर के चले गए उसको डराने के लिए। तो अब वो तो सीधा एकेडमी से आया था, तो उसको लगा कि सच में गुंडे हैं, और उसने बोला कि मैं तो तुमको पीटूंगा, और उनको खूब मारा। एंड बिकॉज दे न्यू कि ये तो हमारा ही आदमी है, वो उसको मार नहीं पाए, तो वो बहुत मार खा के वापस आए उसके बाद में। मतलब मैं ये कहूँ कि आर्मी से जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं आपके बहुत पास, जो है बहुत। ना, जो जी जी। कभी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये ऐसी किताबें हैं जिससे हम आर्मी वालों को भी ये समझ पाते हैं कि नहीं, ये हम में से ही एक है, लेकिन हाँ, ये हमारे
सैनिक है जो देश की रक्षा के लिए हमारे बीच से ही निकल के गए हैं। पूजा। एक कहानी और भी मुझे बहुत अट्रैक्ट की। मुझे कहीं कहीं मैं माफी के साथ आपसे ये कहना चाहूंगी, कहीं वो आप तो नहीं, वो है मुन्नी मौसी की कहानी। उसमें लड़की जर्नलिस्ट होती है, हाँ, और वो किस तरह से जाती है और वो मुन्नी मौसी को कभी भूल नहीं पाती। हम में से ही लोग निकल के आते हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये मुन्नी मौसी वाली बहुत सारी लड़कियां भी हमें अभी देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो वो भी एक ख्वाब देख सकती हैं, क्योंकि आर्मी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक तो देश सेवा के नाम पे, और इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश में आजकल, अग्निपथ और अग्निवीर के उस पे हुई हैं, तो उसमें ये मुन्नी मौसी वाली कहानी मुझे लगता है कि क्या हम उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि मुन्नी मौसी किस तरह से उस लड़की के दिल में आती है। हाँ, तो पूजा आपने एकदम सही पहचाना, वो एकदम बायोग्राफिकल है कहानी उसके, मेरे ख्याल से ज्यादातर सच्ची ही है वो। मैं छोटे शहर से हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, और फिर मैंने आगरा में पढ़ाई करी अपनी कॉलेज, ऑल द वे टिल कॉलेज। और हमारे टाइम में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस होते नहीं थे, तो जो भी पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक होता था वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता था। तो मैंने भी मेडिकल का एग्जाम दिया था, उसमें मैं निकली नहीं। और उसके बाद में सिंस आई थॉट कि मुझे डॉक्टर ही बनना था, तो वो सपना तो पूरा हो नहीं पाया। तो कुछ एमलेस सी मैं दिल्ली आ गई थी। मेरी मौसी थी जिनका नाम मुन्नी मौसी ही था, मोहिनी था उनका नाम, पर उनको मुन्नी मौसी बोलते थे हम। तो फिर वहां पे मैं कुछ ऐसे राइटिंग क्लासेस कुछ ज्वाइन कर ली मैंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अच्छा लिखती हो, तुम लिखती क्यों नहीं हो। तो तब तक मुझे कुछ भी लिखने के बारे में पता नहीं था, मुझे लगता नहीं था कि ये कोई करियर है, हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने उनके कहने पे भारतीय विद्या भवन में कुछ राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। और तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये करियर ऑप्शन है या मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं उसलिए मेरा बहुत उनके लिए ग्रैटिट्यूड है कि उन्होंने ये पहचाना मेरे में एट अ टाइम जबकि मैं खुद नहीं जानती थी। और असल में वो मेरी कॉलिंग थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना। और अब ऐसा हुआ कि वो ही करियर बन गया, और सब वैसे वैसे होता गया। तो मुन्नी मौसी पहली कहानी थी जो मैंने लिखी थी, क्योंकि उसके पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कहानी लिखूं, मतलब कैसे कहानी लिखते हैं। पर मैं किमिन, एक छोटी सी जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ मेरी शादी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड एक पोस्ट पे थे जहाँ 5 दिन पैदल चल के जाना पड़ता था। और मैं अकेले रहती थी किमिन में। बैम्बू का एक हट था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रात को 10 बजे तक जनरेटर से लाइट आती थी, फिर बंद हो जाती थी। एंड आई गॉट प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि सड़क खराब है, तो आप 3 महीने तक वहीं रहिए जहां पर रहती हैं। तो फिर मैं वहां पर अटक सी गई, वहां पे कोई और फैमिलीज नहीं थी, बारिश आती रहती थी, अकेले रहती थी, फोन नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे मुन्नी मौसी का एक कुछ आभास जैसा होने लगा, दो आई डोंट बिलीव इन स्पिरिट्स एट ऑल, बट वहां से वो कहानी जनरेट हुई। और पहली कहानी जब वो लिखी तो उसको एक कॉमनवेल्थ का प्राइज भी मिला। तो उससे मैं सोचती हूँ कि मेरा राइटिंग करियर वहीं से शुरू हुआ। उसके पहले मुझे आता नहीं था कैसे लिखना है। उस मुन्नी मौसी को तो थैंक यू हम लोगों को कहना चाहिए कि आप, अगर वो आप में ये कला नहीं देखती तो आप इतनी सारी सेना से और युद्ध से जुड़ी और इस तरह की रोमांचक कहानियां हम तक नहीं पहुंचा रही होती। तो उनको थैंक यू तो हम लोगों को भी कहना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली पूजा, शी डाइड। हाँ, उनके पहले जब मैंने पहली कहानी लिखी तो पढ़ने के लिए नहीं थी, तो उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि मैंने कभी लिखा। लेकिन आप उनके सहारे ही हम सभी को, पूरे देश को और दुनिया को, मैं कहूँ जहां भी भारतीय होंगे, और जब आपके लिए जनरल वीपी मलिक लिख रहे हैं कि रचना की भाषा, वर्णन, तुलनाएं अद्भुत हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं आपको वहां से आशीर्वाद तो दे ही रही होंगी। थैंक यू सो मच। जनरल मलिक से मुझे याद आया, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि जनरल मलिक से मुझे बहुत डर लगता था। जब हमने कारगिल लॉन्च करी थी तो हम चाह रहे थे कि जनरल मलिक उसको लॉन्च करें, पर वो मुझे जानते नहीं थे तब तक, और शायद बिजी भी रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत कर्टली हमें मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा और नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जब इंसोम्निया मैंने लिखी तो मैं चाहती थी कि वो पढ़ें, तो मैंने उनको भेजा, पर मैंने अपनी एडिटर को बोला कि वो तो मेरी मेल का भी जवाब देते नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है वो पढ़ेंगे। और इंसोम्निया में भाषा भी थोड़ी वैसी है, बैड लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड। तो जनरली जो ओल्ड फौजीज हैं वो थोड़े पर्टिकुलर होते हैं, उनको पसंद नहीं आती उस तरह की लैंग्वेज।
तो हमने भेजी और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि जनरल मलिक का रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी कहानियां, और बहुत उन्होंने एक एक कहानी पढ़ी थी और जैसे आप बता रही हैं वैसे ही उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी वो कहानियां। और बस उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी कि रचना, जो तुमने लैंग्वेज 2 कहानियों में यूज करी है, शायद तुम्हारे रीडर्स वो तुमसे एसोसिएट नहीं करेंगे। तो उससे मैं समझ गई कि उनको पसंद नहीं आई है वो लैंग्वेज, बट वी डिड नॉट चेंज इट, वो वैसी ही है, उसमें जो भी वो कौन सी कहानियां हैं? है। हाँ जी, वो कौन सी कहानियां हैं? इंसोम्निया है उनमें से एक कहानी। तो ओके। हाँ इंसोम्निया हैज अ हाँ, लॉट ऑफ बैड लैंग्वेज इन इट। राइट। और उसमें वो मुझे वो समझ में नहीं आता कि क्या जनरल सचमुच इस तरह से, वो जो फौजी है वो क्या सचमुच इतना डरा हुआ होता है, या उसको ये सब चीजें नजर आ रही होती हैं? वो मैं दो कहानियों को जोड़ तो नहीं रही हूँ, एक नहीं, आप ठीक कह रही हैं। है ना, ऐसा ही कुछ है ना? मैं हाँ, मतलब मैं मिस कर रही हूँ शायद, मैंने वो पेज भी मोड़ के रखा हुआ है। जब मैं वो पढ़ रही थी तो मुझे लगा क्या सचमुच ऐसा होता होगा, और क्या क्या सचमुच ये आत्मसमर्पणवादी बातें आती होंगी? क्या वो सेना का जवान जो है वो जिहाद की बात करता है? और एक लाइन मुझे और, जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने एक लाइन बड़ी वैसी लिखी है, मैंने इसको एकदम कोट किया है। मेजर सेना के जिहाद की बात करता है, और उसमें आपने लिखा है कि कश्मीर के उसे आतंकी को देखकर कहता है फिल्म स्टार भी हो सकता था, है ना? और एक जगह आप लिखती हैं कि जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दे हों और उससे भटकाना हो तो कश्मीर हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए। क्या ये दो वो लाइन थी जिसको लेके मलिक साहब ने आपसे नहीं, उनकी ये लाइन नहीं थी, उनको तो खाली भाषा से आपत्ति थी क्योंकि उसमें काफी सारी वैसे वर्ड्स यूज हुए, उससे आपत्ति थी। हाँ। और ये 2 लाइनें तो मुझे लगता है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे जितना ही समझती हैं इन बातों को कि ये बात सच है, और ये हमारे सरकार के लिए नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया की ज्यादातर सरकारों के लिए सच है कि जब भी वो लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं तो कोई नेशनलिज्म या रिलीजियस रीजंस ऐसे ले आते हैं जिससे कि लोग इमोशनल हो जाते हैं और जो असली मुद्दा है वो भूल जाते हैं। अब भारत और पाकिस्तान का मुझे लगता है दुनिया के सबसे गरीब देश हैं, लड़ाई के अलावा उनके पास पोल्यूशन है, पढ़ाई नहीं है, सड़क पे बच्चे भीख मांगते हैं, खाने के लिए नहीं है। ये मुद्दे हैं हमारे जिस पे इलेक्शंस लड़े जाने चाहिए, ना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। रोजगारी की भी बात कर सकते हैं इसमें कि रोज हमारे बिल्कुल बिल्कुल, रोजगारी, पोल्यूशन देखिए, पानी की कमी देखिए, ये असली मुद्दे हैं हमारे, और उनके भी आई एम श्योर सिमिलर मुद्दे होंगे। इनको सॉल्व करने की जरूरत है, ना कि हम पुराना कोई अपना वो लेकर के, जो भी विवाद है उसको लेकर के हम लोगों को उत्तेजित करें और लड़ाई की बातें करें। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से हमने अग्निपथ योजना के आने के बाद जो देश में बवाल हुआ है उसको भी देखा ही है। एक कहानी और मुझे थोड़ी सी लगी, मुझे लगा चूंकि सेना में जो भर्ती हैं वो कहा जाता है कि वो बहुत इंसेंसिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन आपने हर जगह अपनी किताब में ये डाला है कि सेना वाले कितने सेंसिटिव होते हैं, वो अपने परिवार वालों को कैसे सोच रहे होते हैं, कैसे उनके आंसू निकल रहे होते हैं। देश तो है ही, लेकिन फैमिली भी हर किसी की होती है। एक कहानी और है कि रिटायर्ड जनरल है, उसको मरे हुए लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो क्या सच में ऐसा है, या ये भी आपकी एक? नहीं, मुझे ये तो सच है। मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया है जो वॉर्स में हैं, और मुझे तो एक 65 वॉर के इतने बुढ़े एक टैंक ड्राइवर मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतने साल हो गए हैं, अभी तक मैं रात को सोए में से जाग जाता हूँ क्योंकि मुझे वो टैंक्स की आवाजें आती हैं रात को। और एक और मुझे एक ब्रिगेडियर साहब जिनका कहानी अभी 1971 में है, तो वो जब यंग कैप्टन थे, 71 की लड़ाई में गए थे, तो उन्होंने पूरा एक मसाकर देखा था, उनकी पूरी यूनिट के ऑलमोस्ट सारे, एक कंपनी के सब लोगों को मार दिया था बहुत बेरहमी से, और उनको बॉडीज लेने के लिए भेजा था। तो अब आप सोचो, वो रिटायर हो गए हैं कितने, तब वो 22 साल के ऐसे कुछ थे, और अब इतने साल बीत गए हैं, पर अभी तक वो कहते हैं कि मैं रात को एक रात में ठीक से नहीं सोता हूँ, मुझे वो मरे हुए लोग दिखते हैं अपने यूनिट के। तो इट इज ट्रू, हम ये
बहादुरी की कहानियां और शौर्य की कहानियां बताते हैं, पर हम लोग देखते नहीं है कि वो सिपाही कितने इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में तो कोई वो भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है साइकोलॉजिकली काउंसल करने का उन लोगों को जो लड़ाई के या इस तरह के वातावरण में काम करते हैं, जहां पर वो इतना इमोशनल फिजिकल ट्रॉमा झेलते हैं, देखते हैं, और वो उनको कैसे अफेक्ट करता है वो हम नहीं समझ पाते, पर नहीं, वो होता है। मुझे लगता है कि आपकी ये किताब और आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो या तो इसे पढ़ेंगे और उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ बहुत छिछला सा देखते हैं कि सेना वाले वर्दी टंच है ना, और कड़क, हाँ, लेकिन उनके अंदर क्या क्या चल रहा है और वो जो एक पूरा पीरियड होता है उसके बाद उनके साथ क्या गुजर रहा है। मुझे लगता है कि ये किताब सचमुच हमारे देशवासियों को पढ़नी चाहिए। एक और किताब कहानी थी जिसमें ये मैंने आपके इस फ्लैप से ही ली है। कश्मीर में अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहा मेजर और उसके जवानों के सीने में ऐसा कौन सा राज दफन है, वो मैं चाहती हूँ आप ही बताएं। असल में क्या बात है पूजा, हम खाली अपने ये यंग मार्टर्स को, हीरोज को, इनको देख करके, और ज्यादातर लोग उनको एक बहादुर सिपाही जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है ऐसा मानता है, विच इज ऑल्सो ट्रू कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर कि एक कमांड पे लोग अपना सब बच्चे बीवी सब भूल करके लड़ाई के मैदान में चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होता कि सिपाही कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरा बच्चा बीमार है। बट द थिंग इज कि वो होते तो वही है ना, 22 साल के लड़के हैं वो, और अब लड़कियां भी, दे आर स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। इनफैक्ट उनका तो वो भी एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि वो एनडीए चले जाते हैं, मिलिट्री एकेडमी चले जाते हैं, फौजी चीजें सीख रहे हैं, फौजी बिहेवियर, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, लड़ना सीख रहे हैं। लोगों के साथ तो उनका एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो वो दिमाग से अगर आप देखें तो मोस्ट फौजीज बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्रूकेडनेस देखी नहीं दुनिया की जो हमारे बच्चे एक्सपोज होते हैं जब वो कॉलेज जाते हैं। तब वो सीखते हैं कि लोगों कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है। सो एक्चुअली वो टीनेजर्स हैं जिनको यूनिफॉर्म मिल गई है, एक पर्पस मिल गया है, जिनको ये कह दिया गया है कि आपको अपने देश के लिए जान देनी है, जिसके लिए वो तैयार हैं। पर उसके अलावा उनके लाइफ में बहुत कुछ बदमाशियां, कुछ शैतानियां, कोई लड़कियां, कोई रोमांसेस, कई चीजें चलती रहती है। तो इसमें 2-3 कहानियां हमने ट्राई करी थी, और मैं चाहती हूँ कि एक हम किताब लिखें, एक जो लाइटर वेन में हो, जिसमें कि एक यंग ऑफिसर के बारे में हम बताएं कि क्या क्या और बदमाशियां वो करते हैं। सो वो कहानियां उसको गेज करने के लिए थी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है रीडर्स से। नहीं, मुझे समय की थोड़ी कमी है अब। हमने बहुत सारी बातें आपसे सेना से जुड़ी हुई की, और मुझे लगता है कि आपकी जो किताबों की लिस्ट है, द ब्रेव 1965 और कारगिल जैसी पुस्तक है ना, वो तो मतलब कई किताबें मैंने पढ़ी। एक किताब के लॉन्च में भी मैं आपके साथ थी जहाँ पे आर्मी के बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे और वो आए भी थे। अब ये कुछ अनसुनी कहानियां हैं। मुझे लगता है कि इस किताब के सहारे लोग, हमारे दर्शक और भी लोग जो शायद इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, वो ये जान पाएंगे कि आर्मी सिर्फ सेवा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और जब वो रिटायर हो जाता है आर्मी ऑफिसर, उसके साथ और क्या क्या चीजें बीत रही होती हैं, उस समय हमें कितना सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कड़क कह के और उनसे साइडलाइन हो जाते हैं। एक कहानी और पढ़ रही थी आपके, वो गढ़वाल की ही थी वो कहानी, जिसमें दो सूबेदार होते हैं और एक मेजर होता है, वो किस तरह से लोहे के दरवाजे में करंट लगा देता है और वो छूटा है तो उसे झटका लगता है। मतलब ये सारी चीजें ना बहुत अट्रैक्ट कर रही थी मैं जैसे जैसे पढ़ रही थी, और मुझे लगा कि एक आम पाठक के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मैं तो मतलब आपकी भी फैन हो गई। और कहानियां तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि ये एक रचना बिष्ट जी की ये किताब आप लोग पढ़ें और आर्मी को बहुत करीब से जानने की कोशिश करें। और अगर आपको जानना है कि सेना के युद्ध के मैदान के बाद
उनकी जिंदगी कैसी है, तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू रचना, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। आपकी दूसरी किताबों के लिए, आने वाली किताबों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर एक मौका आए कि हम फिर से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पूजा, बहुत आपने इंटरेस्ट से किताब पढ़ी है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये किताब बहुतों, मतलब हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें सेना को जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।